नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय का 5वां अध्याय पंडित रमाबाई, इसकी पुनरावृत्ति शुरू करते हैं। अब जो रमाबाई, इसके आगे पंडिता क्यों लगाया गया है? जो रमाबाई है, उन्होंने अपने समय में, जब उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय ये स्थिति थी कि जो लड़कियां थीं उनको संस्कृत शिक्षा का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो था, लेकिन संस्कृत शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। इन्होंने बहुत आंदोलन किए जिससे कि क्या है, इस प्रकार का भेदभाव खत्म हो जाए। अगर लड़के संस्कृत पढ़ सकते हैं तो लड़कियां संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? तो इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे आंदोलन किए और आखिरकार ये विजयी रही। और उसके बाद उन्होंने कई स्कूल विद्यालय शुरू करे कन्याओं के, जिससे कि उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट का सामना ना करना पड़े। और जब संस्कृत के जो शास्त्र इन्होंने पढ़े, वेदों का अध्ययन पढ़ा, तो क्या है, उसके बाद जब उसमें निपुण हो गई तो इनके नाम के आगे पंडिता लगाया जाने लगा। क्योंकि ये लड़की हैं तो इसलिए पंडिता। अगर कोई लड़का होता, उसके बारे में बात की जाती, तो पंडितः पुल्लिंग शब्द यानी कि पंडितः लगाया जाता। और ये स्त्री है इसलिए पंडिता लगाया गया। तो पुनरावृत्ति आरंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दी जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई, इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में, किस समय में? जिस समय इनका रमाबाई जी का जन्म हुआ था। स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी? विचारनीय थी, विचार करने योग्य थी, सोचने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, यानी कि उस समय उनको इस संस्कृत शिक्षा का अधिकार नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने क्या करा? इस रूढ़िबद्ध जो परंपरा थी, इस तरह की जो छोटी सोच थी, इस धारणा का परित्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम स समाजस्य प्राधान्यम अपि असत्। इसके लिए, किसके लिए? जो रूढ़िबद्ध जो धारणा थी, इसका जो त्याग किया था, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रार्थना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के रहते, समय के दुष्प्रभाव से या समय के कारण जो रमा के पिता है कैसे हो गए? निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः। तस्या पितरौ, पितरौ मतलब माता पिता, किनके? रमाबाई के। उनके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, अकाल से पीड़ित होकर, यानी कि भूख प्यास से पीड़ित होकर गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके पश्चात रमा स्व अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने सगे भाई, अपने बड़े भाई के, ज्येष्ठ में बड़े, भ्रात्रा भाई। अब जो भ्रात्रा शब्द दे रखा है, इसमें आपका तृतीया विभक्ति एक वचन दे रखा है, क्योंकि यहाँ सह दे रखा है। सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अपने ज्येष्ठ यानी कि बड़े भाई के साथ पैदल चलते हुए पूरे भारत घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए कोलकाता पहुंच गए। संस्कृत वैदिष्येन सा तत्पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विदुषता के कारण, संस्कृत में विद्वता हासिल होने के कारण वे वहाँ पंडिता सरस्वती, यानी कि पंडिता और सरस्वती उपाधि से विभूषित की गई, यानी कि उनको सम्मान दिया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाज में प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, यानी कि जो ब्रह्म समाज था उसका उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वहाँ पर वेदों का अध्ययन आरंभ किया। पश्चात स स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। अब जो इसमें दे रखा दासेन, ये भी आपका क्या है? तृतीया विभक्ति है, एक वचन, ठीक है। सह दे रखा है तो सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्ध एक यानी सार्ध मतलब आधा और एक यानी कि डेढ़ साल के पश्चात उनके पति यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम स पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा यानी कि तृतीय व्यक्ति रखिए तो मनोरमा के साथ जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि जहाँ पे इनका जन्म हुआ था यानी कि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। यानी कि उनके जीवन का एक ही ध्येय रह गया था कि बस मुझे क्या करना है, नारियों को सम्मान दिलवाना है और उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना है। बस उसी में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। यानी कि वो जीवन को अपने लिए नहीं जी सकी बल्कि उन्होंने क्या है स्त्रियों के लिए समर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उस शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तद ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार है प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। यानी कि जो ईसाई धर्म था वहाँ पे इंग्लैंड जाकर जब वहाँ पे ईसाई धर्म से परिचित हुई, वहाँ के लोगों से परिचित हुई तो उन्होंने जाना कि वहाँ लोगों की स्त्रियों के प्रति धारणा बहुत अच्छी है, मतलब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो स्त्री के विषय से संबंधित उत्तम विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम और संचय अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरी सा शारदा सदनम स्थापित। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया यानी कि स्त्रियों के रहने की व्यवस्था की जिससे कि वो वहाँ पे बिना किसी परेशानी के रह सकें। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियाँ निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय यानी कि बेसहारा स्त्रियाँ रहती थी। निवसन्ति आगे ना इसमें निवसन्ति भी आपका क्या है, आपका लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है क्रियापद। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठलादीनां प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियाँ टाइपिंग और रंगाई काष्ठ लकड़ियों के इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी जिससे कि क्या वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन फिर बाद में कहाँ स्थानांतरित हो गया, कहाँ स्थापित किया गया, पुणे नगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ से पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। आज अधुनापि आज मतलब अब भी बेसहारा असहाय जो स्त्रियाँ हैं वो सम्मान से जीवन अपना बिता रही हैं वहाँ पर। यानी कि इस समय किस समय, जिस समय अब इस समय जबकि रमाबाई नहीं लेकिन जो वहाँ के इस संस्था को चला रहे हैं वो पूरे प्रकार से उनका सहयोग कर रहे हैं, अच्छे प्रकार से वहाँ पे उसको चलाया जा रहा है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानमस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इस प्रकार की उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं हैं इसमें उन्होंने स्त्रियों संबंधित बातें बताई गई हैं। उन्होंने उनके लिए जो प्रयास किए, उनकी शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जितने भी प्रयास किए गए उन सब के बारे में इन दो पुस्तकों में बताया गया है। तो ये थी 5वें अध्याय पंडित रमाबाई की पुनरावृत्ति, यानी कि आपको पहले ही इसकी वीडियो भेजी जा चुकी है। ये आपको दोबारा से जिससे कि आपको अध्याय और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों जब आप पाठ पढ़ते हैं तब उसमें जो क्रियापद दिए होते हैं उसको अच्छे से समझें आप, है ना।
अगर वहाँ कहीं आपको कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके। वही बात है, समस्या तभी आएगी जब आप इसको पढ़ेंगे, और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समस्या कुछ भी पता नहीं चलेगी। आपको तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हर विषय की अपनी अपनी अहमियत होती है। हर विषय कहीं ना कहीं उपयोग होता ही है, और संस्कृत तो हिंदी संबंधित है। अगर आप इसको समझेंगे तो हिंदी को और आप अच्छे से समझ पाएंगे, हिंदी समझने में और आपकी मदद होगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी है। तो कोई नहीं, आप इसको कहानी की तरह समझ सकते हैं। आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको अभ्यास कार्य करने में भी बहुत सरलता होगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो पढ़िएगा, समझिएगा, किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।